हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय सेल्फ विनय मतेसिया वीके क्लासेस ऑनलाइन स्टडी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक और एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इतनी टॉपिक पर हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर की कुछ बेसिक जानकारियां हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ताकि आप आगे की थ्योरेटिकल पोर्शन को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पूर्व हम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं। आपने अपने व्यवहारिक जीवन में देखा होगा, ये लोहे की कोई राड हो, ठीक है, एक स्थान पर हम गर्म करते हैं, दूसरे स्थान पर गर्म क्यों हो जाता है? आप बस इतना कहेंगे कि सुचालक होता है। अरे सुचालक होता है ठीक है, लेकिन क्यों हो जाता है? यहाँ से उष्मा यहाँ तक कैसे पहुंच जाती है? ये क्या कभी आपने सोचा? इस चीज को आज हम समझेंगे। जैसे कि यदि प्लास्टिक का हो तो यहाँ पर हम गर्म करें तो यहाँ पर गर्म नहीं हो पाता, लकड़ी का हो यहाँ पर गर्म करें तो यहाँ पर गर्म नहीं हो पाता, लेकिन लोहे की राड हो जाता है। या हमारे जो इलेक्ट्रिक है उसमें एक तार वहां पर हो, दूसरा तार हम यहाँ पर पकड़े तो हमें करंट लग जाता है। लेकिन वही रस्सी हो, वहां पर रस्सी लगा ली जाए इलेक्ट्रिक में और दूसरे छोर को हम पकड़े तो हमें करंट नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कारण क्या होता है कि वहां से इलेक्ट्रिक यहाँ तक क्यों नहीं पहुंच पाती? इन सारी बातों का हम आज इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारी टॉपिक है फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन और मुक्त इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन, इसको हम कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन हमें कहां से प्राप्त होता है? जैसे कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी जो न्यूक्लियस है इसके बाहरी कक्षा की जो एकदम लास्ट वाली ऑर्बिट होती है, लास्ट की ऑर्बिट होती है, उसकी जो उसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से अर्थात जिसमें आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इनसे ये वीक स्ट्रांग फोर्स से अट्रैक्टिव रहते हैं, अर्थात ये दुर्बल आकर्षण बल से बंधे होते हैं। जो लास्ट की ऑर्बिट के लास्ट के इलेक्ट्रॉन ये, ठीक है, ये दुर्बल आकर्षण बल यानी वीक अट्रैक्शन फोर्स से बंधे रहते हैं, जिसके कारण ये पूरे क्रिस्टल में घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? यही इलेक्ट्रॉन इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अर्थात जैसे कि कोई भी हमारा एटम है, कोई भी हमारा मैटर है तो किससे बना है? एटम से मिलकर बना है। और प्रत्येक एटम की जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ की जो ऑर्बिट है उसमें आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से वीक अट्रैक्शन फोर्स से बंधा होता है वही इलेक्ट्रॉन जो हमारा होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? पूरे कक्षा में घूमने के लिए स्वतंत्र होता है। इसी इलेक्ट्रॉन को कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि परमाणु के नाभिक की जो बाहरी कक्षा है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है जो पूरे परमाणु में घूमने के लिए स्वतंत्र है, उसी इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फ्री। ठीक है, और हमारी नेक्स्ट हेडिंग है कंडक्टर। कंडक्टर्स जिसे हम बोलते हैं चालक। कंडक्टर्स क्या होता है? चालक क्या होते हैं? ठीक है, कंडक्टर्स वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक पाई जाती है, उन्हें हम कंडक्टर्स अथवा चालक बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपका होता है कंडक्टर्स में एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, सिल्वर, इस प्रकार की चीजें क्या है? एक कंडक्टर्स हैं अर्थात चालक हैं। इसमें क्या होता है? जैसे इसकी कोई भी वस्तु लगनी, चाहे एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन या
चांदी, सिल्वर, इसको आप लेंगे तो इसकी एक स्थान पर आप गर्म करेंगे तो दूसरे स्थान पर भी गर्म होगा। कारण इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यानी फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक पाई जाती है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आवेश को यहाँ पर हम गर्म करेंगे तो उस आवेश को लेकर के, उस चार्ज को लेकर के दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, अर्थात दूसरी कक्षा में पूछते हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉन देते हैं और वहां का जो इलेक्ट्रॉन है उस चार्ज को लेकर के दूसरी कक्षा में जाता है। वैसे धीरे धीरे करते हुए उस चार्ज को दूसरे छोर तक पहुंचा देता है, जिसके कारण ये हमारा पूरा आवेशित हो जाता है। अर्थात उष्मा, यदि उष्मा की बात की जाए तो उष्मा यहां से यहां तक उसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा है चालक अर्थात कंडक्टर। क्या कहेंगे कंडक्टर किसे कहते हैं कि वे पदार्थ जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक पाई जाती है कंडक्टर कहलाते हैं, अर्थात कंडक्टर कहलाते हैं। कंडक्टर को ही हम जो बेसिकली जो पीछे की कक्षाओं में पढ़े हैं इसे हम बोलते हैं सुचालक। सुचालक का अर्थात क्या है, जिसमें उष्मा का प्रभाव आसानी से हो सके। ठीक है, तो यहाँ हम कंडक्टर के नाम जानते हैं, बस इसमें इतना ही कहेंगे कि वे पदार्थ जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक पाई जाती है, जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो सके, वही हमारे क्या है कंडक्टर। ठीक है, इसके बाद हमारी अगली नेक्स्ट टॉपिक है इंसुलेटर। इंसुलेटर इसे हम बोलते हैं अचालक। इसी को आप पिछली कक्षाओं में कुचालक के नाम से पढ़े हैं। अचालक है, इसी को कुचालक के नाम से पढ़े हैं। कुचालक में आपने क्या पढ़ा है कि ऐसे पदार्थ जिनमें उष्मा प्रवाहित नहीं होती वो कुचालक पदार्थ होते हैं। लेकिन हमें इंसुलेटर में के यानी अचालक के रूप में अभी यहाँ पर पढ़ना है, थोड़ी सी डिफिनीशन को थोड़ी चेंज करनी। क्या कहेंगे कि वे पदार्थ जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य पाई जाती है, वो क्या है इंसुलेटर है। ठीक है, जैसे आपका कौन कौन सा है, चमड़ा, बेकेलाइट, इस प्रकार की चीजें क्या है, ये हमारी है इंसुलेटर है अर्थात अचालक है। चमड़े आप देखते हैं ना, चमड़े में यदि हम करंट लगाएं तो दूसरे छोर तक नहीं पहुंचेगा, वहीं पर स्थिर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि शरीर में लगाना, शरीर में आपकी जो रक्त है उसकी वजह से जो है करंट आपको महसूस होता है, लेकिन केवल चमड़ा हो तो चमड़े में क्या होता है, उष्मा का प्रभाव एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाता। ठीक है, या बेकेलाइट, बेकेलाइट क्या होता है, बेकेलाइट प्लास्टिक का एक प्रकार है। आपको याद होगा बेकेलाइट क्या है, प्लास्टिक का एक प्रकार है जिसकी सहायता से स्विच बनते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ऊपरी का भाग होता है, मैक्सिमम चीजें आपकी बेकेलाइट की यानी प्लास्टिक का एक प्रकार है जिससे स्विच बना है। स्विच में देखते हैं ना, स्विच के ऊपर से हम टिपते हैं, पीछे तो करंट रहता है लेकिन ऊपर करंट नहीं आता। ये क्या है बेकेलाइट। ठीक है, इसमें ये क्या हमारा अचालक पदार्थ अर्थात इंसुलेटर। ठीक है, तो आपका हो गया कंडक्टर, हो गया इंसुलेटर, हो गया। कंडक्टर और इंसुलेटर क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। कंडक्टर क्या है कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। इंसुलेटर क्या है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य पाई। इसमें आप और सी चीजें जैसे लकड़ी है इसको भी आप रख सकते हैं। लकड़ी भी आपकी इंसुलेटर ही है। एक स्थान एक पोजीशन पर आप गर्म करेंगे, दूसरे पोजीशन पर गर्म नहीं होगा। एक पोजीशन पर आप करंट को टच कराएंगे तो दूसरी पोजीशन पर करंट आपको नहीं लगेगा। ये क्या है आपकी इंसुलेटर। ठीक है, इसके बाद हमारा है डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक को हम बोलते हैं परावैद्युत। डाइलेक्ट्रिक को बोलते हैं परावैद्युत। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से बंधे होते हैं, प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं। अर्थात
कोई भी किसी भी नाभिक के चारों तरफ के जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे ये नाभिक से, अर्थात इस नाभिक से जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इससे एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से बने होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से बने होने का तात्पर्य क्या है कि इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, लगभग नगण्य होती है। अर्थात सेम क्या है, इंसुलेटर की भांति है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग और होती है। ऐसे पदार्थों को यदि हम वैद्युत क्षेत्र में ले जाएं, वैद्युत क्षेत्र में यदि इसको हम ले जाएं, एक ऐसा क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, इसको यदि हम इस प्रकार कोई वैद्युत क्षेत्र है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है। यदि हम इसमें डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल को ले जाएं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को ले जाएं, तो क्या होगा, इस मटेरियल पर, इस मटेरियल के ऊपरी पार्ट पर कुछ चार्ज आ जाते हैं। चार्ज इसको पार करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते, लेकिन फिर भी इसकी सरफेस पर, इसके पृष्ठ पर कुछ न कुछ चार्ज आ जाते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स में आप देखेंगे कांच यानी ग्लास, कांच है आपका, पेपर है यानी कागज है, रबड़ है, ये क्या है, ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे डाइलेक्ट्रिक पदार्थ हैं। अर्थात इनमें भी फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य होती है, लेकिन यदि हम इसको किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर ले जाएं या इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र प्रभावित करें, तो इसके सरफेस पर कुछ चार्ज आ जाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। आप सोचेंगे आप ये कैसे होता है, ठीक है। जैसे आपने अपनी टेलीविजन देखी होगी ना, टेलीविजन की जो स्क्रीन है उसको यदि आप टच करो तो क्या देखोगे, चट चट की ध्वनि सुनाई देती है और एक छोटी छोटी चिंगारियां दिखाई देती है। क्या है, वो जो स्क्रीन है वो हमारी कांच की है, उसके अंदर वैद्युत, जैसे हम उसको टेलीविजन को ऑन करते हैं, उसके अंदर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। लेकिन चूंकि टेलीविजन क्या है, हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स है, इसलिए वो चार्ज क्या होते हैं, उसके सरफेस पर, उसके पृष्ठ पर कुछ न कुछ चार्ज आ जाते हैं। या आप देखोगे पेपर को, पेपर भी वैसा है, पेपर पर भी यदि हम करंट लगाएं तो इस प्रकार उसके फ्रंट पेज पर लगाएंगे तो उसके बैक पृष्ठ पर आपको करंट नहीं लगेगा, लेकिन उसके सरफेस पर ही कुछ न कुछ चार्ज रहते हैं। रबड़ भी वैसा है, इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है, लेकिन फिर भी यदि इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, इसके सरफेस पर कुछ न कुछ चार्ज आ जाते हैं। ठीक है, ये कौन सा मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या करता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स किसी क्षेत्र में यानी किसी परावैद्युत क्षेत्र में रखने पर वो यह एक अवरोध का काम करता है, यानी इलेक्ट्रिक को रोकने का, अवरोध का कार्य करता है। इसी को हम बोलते हैं प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक क्या है, रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक क्षेत्र में एक अवरोध, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं प्रतिरोध। और ये क्या है, ये होता है हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को ही हम अवरोध के रूप में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारी है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, अब आप सोचेंगे सेमीकंडक्टर क्या है, इसे बोलते हैं अर्धचालक। इसको आप विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे अपने सेकेंड पार्ट की 4th यूनिट में। हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि सेकेंड पार्ट की जो 4th यूनिट है वो है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां यानी इलेक्ट्रॉनिक्स। उसमें आप सेमीकंडक्टर को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक, इसमें भी आपको थोड़ा सा जानना है कि सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं। सेमीकंडक्टर्स ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या कंडक्टरों से कम और
इंसुलेटरों से अधिक होती है। उस टाइप के पदार्थ क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर क्या होता है? जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या कंडक्टरों से कम और इंसुलेटरों से अधिक होती है, वो हमारे होते हैं सेमीकंडक्टर्स। क्लियर है? सेमीकंडक्टर्स में आपके आते हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन, कॉपर। आपके ऐसे सभी तत्व आते हैं जिनकी संयोजकता 4 होती है। आप जानते हैं ना, कार्बन क्या है? इसकी संयोजकता 4 होती है। ये 4 से संयोग कर सकता है। ठीक है, आगे चल के आप उसमें आप अच्छे से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कार्य करता है सेमीकंडक्टर। इसकी संयोजकता 4 होती है। इसमें आपके प्रोटॉन बनते हैं, इलेक्ट्रॉन बनते हैं, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की सहायता से ही इसमें चार्ज एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर क्लियर हुआ? आपके पास क्या क्या है मिला आपको? कंडक्टर्स, इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक, सेमीकंडक्टर, इस प्रकार के मटेरियल मिले हैं आपको। चूंकि आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक में आपको मैक्सिमम आवश्यकता होगी कंडक्टर्स की, ठीक है, और आपको डाइलेक्ट्रिक्स की। ठीक है, 2 को आपको पढ़ेंगे, और तीसरा आपका सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर की आवश्यकता आपको नगण्य होगी, ना केवल। ठीक है, यदि हमें अवरोध उत्पन्न करना हो तो डाइलेक्ट्रिक्स, इलेक्ट्रिक जो हमें प्रवाहित करनी है वो कंडक्टर्स में ही की जाती है। ठीक है, आप भी देख रहे हैं कि आपके व्यवहारिक जीवन में भी आपको तांबे का मिलेगा, कॉपर मिलेगा, आयरन का मिलेगा। ठीक है, इसी से हमें कंडक्टर की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, और उसमें अवरोध उत्पन्न करने के लिए डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल चाहिए। यदि कोई सिस्टम हम बनाते हैं तो उसमें हम सेमीकंडक्टर की आवश्यकता हमें पड़ती है। ठीक है, इसके बाद हमारी नेक्स्ट टॉपिक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसे हम रख करते हैं। अब देखते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या है हमारा? कॉन्टिन्यूअस यानी सतत आवेश वितरण। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? सतत आवेश वितरण। अर्थात जब हम चार्ज को किसी ऐसे स्थान पर रखते हैं, ले जाते हैं जहां पर वह चार्ज एक समान रूप से वितरित हो जाए, फैल जाए, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे आप देखते हैं ना कि यदि हमारे पास कोई पृष्ठ है, आर कोई लाइन है, इस पर हम चार्ज को दें तो क्या हो? यदि हम इस पर प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो चार्ज क्या हो? इस पर एक समान रूप से वितरित हो जाए, यानी इस पर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो क्या बोलेंगे इसे? कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये क्या है? एक हमारा कंडक्टर मटेरियल्स है, इस पर हम जैसे ही प्लस क्यू चार्ज देंगे, चार्ज क्या होगा? इस पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, तो इसी बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। या इस प्रकार से कोई है तब भी इस पर हमारा चार्ज एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात सतत आवेश वितरण, ये हमारा मोस्टली 3 प्रकार से भी हो सकता है। हम देख रहे हैं ना, एक लाइन में भी हो रहा है, एक पृष्ठ पर भी हो रहा है, ये एक वॉल्यूम में भी हो सकता है। अर्थात ये हमारा 3 प्रकार का हो सकता है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारा 3 प्रकार से होता है।
जैसे आपका हो जाता है फर्स्ट जो है वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, एक आपका होता है थर्ड आपका थ्री डायमेंशनल। ठीक है, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा तीन प्रकार से होता है। ये मटेरियल के आधार पर हो सकता है, किस प्रकार का हमारा मैटर है उसी प्रकार से वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल हो सकता है। ठीक है, वन डायमेंशनल को हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, टू डायमेंशनल को हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं और थ्री डायमेंशनल को हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे वन डायमेंशनल में लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हम वन डायमेंशनल में पढ़ते हैं क्या, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सर्वप्रथम हम इसको देखते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, रेखीय आवेश वितरण। ये क्या है, जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक रेखा में होता है, एक लाइन में होता है। लाइन क्या होती है आप जानते हैं, लाइन क्या होती है, जब ब्रीथ अर्थात चौड़ाई लंबाई के सापेक्ष, लेंथ के सापेक्ष क्या हो, नगण्य हो, चौड़ाई क्या हो, नगण्य हो, लंबाई आपकी बहुत बड़ी हो, तो इसे हम बोलते हैं लाइन। और इसी लाइन में यदि हम चार्ज दें, यदि हम इस पर क्या करें प्लस क्यू चार्ज दें और चार्ज क्या हो इस पर एक समान रूप से वितरित हो जाए, तो इसी को हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस प्रकार से कैसे होता है, जैसे कोई हमारी तार है, कोई केबल है, देखिए ना केबल बहुत लंबी सी होती है, उसके चौड़ाई के सापेक्ष में लंबाई बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, यानी चौड़ाई क्या होती है, लगभग नगण्य होती है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं लाइन। ठीक है, उस लाइन में हम देखते हैं चार्ज हम देते हैं, जैसे विद्युत धारा आती है तो सब जगह एक समान रूप से वितरित रहती है। आपके घर में भी 200 वोल्टेज है तो बगल वाले घर में भी 200 वोल्टेज, 2 किलोमीटर जाके बाद जाएंगे उसके यहाँ भी 200 वोल्टेज ही रहता है। अर्थात चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हर जगह सेम एकदम समान है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यदि हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की किसी प्रति एकांक लंबाई को ले लें, मान लो प्रति एकांक लंबाई हम ले लें, ठीक है, यदि इस पर हमने पूरा प्लस क्यू दिया है चार्ज, तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा डी क्यू, और ये इसकी पूरी लंबाई क्या है, पूरी इसकी यदि लेंथ एल हो तो इतनी लेंथ कितनी हो जाएगी डी एल। अब आप सोच रहे होंगे एल था तो डी एल लिखे, क्यू था डी क्यू, ऐसा क्यों लिखे। ठीक है, आप इंटर में पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, दो चीजें आप पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन क्या करता है, आपकी बड़ी से बड़ी वैल्यू है उसका यदि आप डिफरेंशिएशन कर देंगे तो छोटे से छोटे पार्ट का आपको उसकी एरिया निकल जाती है। ठीक है, और ये छोटे पार्ट का हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो पूरा पार्ट निकल जाता है, यानी पूरी एरिया निकल जाती है। यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से हम एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, एरिया फाइंड करते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया, हमें पूरा पार्ट पता है, छोटे से पार्ट को निकालना है, इसलिए उसको डिफरेंशिएशन किया गया, डी क्यू लिख दिया गया। ठीक है, पूरी लंबाई एल है इसलिए इसमें हम डी एल लिख दिए। ठीक है, अब यदि हम इस छोटे पार्ट में देखें, छोटे पार्ट में जितने चार्ज होंगे वो क्या होंगे, इसकी डेंसिटी को बताएंगे, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी बताएंगे। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी इसको हम लिखते हैं लैम्डा से। डेंसिटी अर्थात घनत्व, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन अर्थात मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर मास क्या रहेगा, मास यहाँ का क्यू है,
चूंकि हम डेंसिटी निकाल रहे हैं छोटे पार्ट का, तो इसका मास क्या हो जाएगा dq अपॉन इसकी जो है वॉल्यूम कितनी हो जाएगी dl। पूरी वॉल्यूम, इसमें केवल लंबाई ही है, ठीक है, और इस छोटे से पार्ट निकालेंगे तो dl, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा dq बाई dl। और यदि हम लीनियर चार्ज डेंसिटी की क्या निकाल रहे हैं, यदि इसकी यूनिट निकालना चाहें, यूनिट क्या हो जाएगा dq, क्या है चार्ज, ठीक है, और चार्ज का की यूनिट होती है कूलम अपॉन dl क्या है लेंथ है, लेंथ की यूनिट मीटर, यानी कूलम प्रति मीटर। हाँ, एक बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि जब भी आप यूनिट लिखेंगे, यदि किसी साइंटिस्ट का नाम है तो आप यूनिट में जो भी आप सिंबल यूज करेंगे वो बड़े लेटर में यूज करेंगे, ठीक है। जैसे आप कूलम लिखे तो सी को आप कैपिटल में लिखेंगे, मीटर हमारा किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, इसलिए मीटर को क्या लिखेंगे स्मॉल लिखेंगे। यदि न्यूटन लिखना है, न्यूटन क्या है साइंटिस्ट का नाम है, तो न्यूटन को हम बड़े लेटर में लिखेंगे, और यदि हमारी मीटर हो या सेकेंड हो तो क्या करेंगे उसको हम छोटे लेटर में लिखेंगे। ये आपको याद रखना, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का क्या हो गई, यह उसकी हो गई यूनिट, ठीक है। अब यदि इसकी डायमेंशन निकालना चाहें, डायमेंशन अर्थात बीमा क्या हो जाएगी कूलम की बीमा क्या होती है 80 अपॉन मीटर का क्या होता है यल, यानी कितना हो जाएगा यल इनवर्स 80। ये क्या हो जाएगी हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी की बीमा निकल गई, यानी इसकी डायमेंशन निकल, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है टू डायमेंशनल, ठीक है। टू डायमेंशनल में क्या हमें मिलता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा हम लिखते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा हमारा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पृष्ठीय आवेश वितरण। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जब हम किसी पृष्ठ पर, जैसे हमारा कोई पृष्ठ है, एक सरफेस है, इसमें एरिया है, लेंथ है और ब्रीथ है, इस पर क्या करें, इस पर यदि हम प्लस क्यू आवेश दें, आवेश क्या हो इस पर एक समान रूप से वितरित हो जाए, इस पर एक समान रूप से चार्ज क्या हो वितरित हो जाए, तो इसे हम क्या बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पृष्ठीय आवेश वितरण। ये हमारा, ठीक है। यदि हम इसकी एक छोटे से खंड, एक छोटे से पार्ट को लें, ठीक है, यदि इस पर हमारा पूरा चार्ज क्यू है, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, इस पार्ट पर हमारा हो जाएगा dq चार्ज हो जाएगा, ठीक है। यदि हमारी पूरी ये क्या है, इसमें लेंथ है और ब्रीथ है, अर्थात लंबाई और चौड़ाई है, लंबाई चौड़ाई है तो क्या होगी इसकी एरिया, यदि हम माने इसकी एरिया कितनी है ए है, तो इस छोटे पार्ट की एरिया क्या हो जाएगी डी हो जाएगी, ठीक है। तो सरफेस चार्ज, तो इस छोटे से पार्ट में जितने भी चार्ज होंगे वो क्या होंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, किससे सिग्मा से। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हमने लैम्डा से डिनोट किया था, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। डेंसिटी का वही फार्मूला वॉल्यूम मास अपॉन वॉल्यूम, मास कितना रहेगा, इस छोटे पार्ट्स की डेंसिटी निकाल रहे हैं तो यहाँ पर मास कितना हो जाएगा dq अपॉन वॉल्यूम, यानी अपॉन आयतन, आयतन क्या हो जाएगा यहाँ पर dA, क्लियर है, dq बाई dA, यानी dq कितना हो जाएगा, ये क्या हमारा चार्ज है, चार्ज का जो है यदि इसकी यूनिट लिखेंगे तो कूलम प्रति क्या हो जाएगा dA एरिया है, एरिया की यूनिट ये लिखना, यानी कूलम प्रति ये नहीं यम इसका, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, क्लियर है। एरिया क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई दो होती है, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई का भी मीटर, चौड़ाई की भी मीटर, यानी मीटर इनटू मीटर यानी मीटर स्क्वायर, यानी कूलम प्रति मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा हमारा कूलम प्रति मीटर
स्क्वायर। क्लियर है? और यदि इसकी डायमेंशन लिखना चाहेंगे तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन अर्थात इसकी बीमा क्या हो जाएगी, गुणांक की क्या होगी 80/मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा एल पावर -280। ये क्या हो जाएगी डायमेंशन, सरफेस चार्ज डेंसिटी की डायमेंशन। क्लियर? और थर्ड हम जाएंगे थ्री डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल में क्या हमारा आएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड में कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, यदि हम किसी सिस्टम में यानी कोई पार्ट हमारा हो किसी भी प्रकार का सिस्टम, जैसे कि हम मान लेते हैं सिलेंडर कोई, ये क्या है एक हमारा सिलेंडर है, ठीक है। इस सिस्टम में क्या करें, ये हमारा क्या है इसमें वॉल्यूम नहीं है ना, यदि हम इस पर जो है प्लस क्यू चार्ज दें और चार्ज क्या हो इसमें एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इस पर एक समान रूप से वितरित हो जाए, तो क्या कहेंगे इसे, तो इसे कहेंगे सरफेस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। और इसकी एक छोटी सी यदि एरिया हम ले लें तो और देखना चाहें कि इसमें कितना चार्ज है, तो उसे क्या बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और पुनः वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसे डिनोट करते हैं, इसे रो से डिनोट करते हैं, रो इक्वल टू डेंसिटी वही आपकी होगी मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ पर मास कितना होगा, क्योंकि ये सिलेंडर है और इसकी क्या है वॉल्यूम है, तो यदि हम माने कि इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम भी, तो इस छोटे से पार्ट की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी डी। और यदि इस पर चार्ज कितना है क्यू, तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा डी क्यू, तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी डी क्यू अपॉन डी। ठीक है, और इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी कूलम प्रति। वॉल्यूम का क्या होता है लेंथ गुणे ब्रेथ इनटू आपको हो जाएगी हाइट, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है, अर्थात इसकी जो है डायमेंशन, इसकी जो है यूनिट कितनी जाती है मीटर क्यूब, लंबाई का भी मीटर, चौड़ाई का भी मीटर और ऊंचाई का भी यानी मीटर क्यूब, यानी हमारा हो जाएगा रो इक्वल इसका मतलब कूलम प्रति मीटर क्यूब। यदि इसकी डायमेंशन लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा कूलम का 80 अपॉन मीटर क्यूब, मीटर का कितना होता है एल और क्यूब है तो एल क्यूब। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप डायमेंशन लिखेंगे बड़े ब्रैकेट का ही प्रयोग करेंगे, छोटे क्या करेंगे तब भी आपको गलत हो जाएगा। इसलिए क्या होगा हमारा एल पावर -380, ये क्या आ गया हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की डायमेंशन, यानी किसी भी चीज की डायमेंशन और उसकी यूनिट यदि आपको फार्मूला ज्ञात है तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम आपको ले चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अब यहाँ से आपका चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है स्टार्ट हो जाएंगे। ये सब क्या है बेसिक है, इसकी सहायता से आप उनको आसानी से समझेंगे और आगे चल करके आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिजिक्स क्या है हमारी रटने वाली सब्जेक्ट नहीं है, इसको आप केवल समझ कर ही आप पढ़ सकते हैं। यदि आपको आज तक के जितने भी लेक्चर हैं यदि आप अच्छे से आप समझ चुके होंगे, देख चुके होंगे, और यदि कोई पॉइंट यदि आपको ना समझ में आए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवश्य उसका सलूशन आपको पुनः मिलेगा। और इसी के बाद आपकी जितनी भी टॉपिक आप पढ़ेंगे सारे के सारे टॉपिक अच्छी से तरह क्लियर होंगे। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण अब आप क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलने वाले हैं।
थ्योरी भी आपको पढ़नी है, उस पर आपको क्वेश्चन भी लगाने हैं, क्वेश्चन भी आपको लगवाया जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।